नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बीजेपी को वोट दोगे तो गोली मार देंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ है और ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है मैनपुरी से। सही सुना आपने, उसी मैनपुरी से जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 4 दिन पहले लोकसभा का उपचुनाव जीती है। और इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले एक परिवार पर समाजवादी गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें दिन दहाड़े धमकाया, पीटा और फिर गोली मार दी। अब सवाल यही है कि क्या कोई अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकता? अगर कोई मैनपुरी का रहने वाला बीजेपी को वोट देता है तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? पूरी खबर आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद योगी का वो एक्शन भी देखिए जिसने समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। मैनपुरी उपचुनाव जीतकर उधर डिंपल यादव संसद पहुंची, इधर समाजवादी समर्थकों की गुंडई पर लगाम कसने योगी बुलडोजर को रातों रात मैनपुरी का रुख करना पड़ा। भाभी जी की जीत के बाद गुंडई पर उतारू चेहरे अब मौके से फरार हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बाबा बुलडोजर ने फाइनल अल्टीमेटम सुना दिया है कि 24 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो ईंट से ईंट बजनी तय है। संदेश साफ है कि योगी राज में कानून को चुनौती देकर दबंगई दिखाने की जरूरत की तो हाथों हाथ उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जहां समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं समाजवादी समर्थकों में इस जीत से ज्यादा उन लोगों पर नाराजगी दिखी जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था। ऐसा ही घटना भिटारा के एक गांव में देखने को मिला, जहां बालक राम जो यहीं रहने वाले हैं, उनका मकान है ये यहाँ पे, जहाँ पुलिस फोर्स लगी हुई है, कुछ लोग एहतियात के तौर पे लगे हुए। इन्हीं बालक राम के ऊपर रिंकू यादव नाम के युवक ने गोली चलाई थी, जिसमें उसकी पत्नी राम देवी घायल हो गई थी, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में महिला के तहरीर के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च कर लिया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि चुनाव में एक पार्टी को सपोर्ट न करने के कारण रिंकू यादव द्वारा ये गोली मारी गई। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके घर पे और संभावित जगहों पे दबिश दी गई और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामला मैनपुरी के किशनी इलाके के भिटारा गांव का है, जहां नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव की शपथ के बाद ही रिंकू यादव के समाजवादी समर्थकों ने बालक राम नाम के शख्स पर तमंचा तान दिया। जान से मारने की नीयत से निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली मौके पर मौजूद राम देवी के पैर में जा धंसी, जो अपने पति की जान बख्शने की गुहार लगा रही थी। बालक राम को इस हनक में गोली चलाई गई कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में रहकर भी उन्होंने डिंपल यादव को वोट क्यों नहीं दिया। साइकिल के बजाय कमल के फूल पर चुनावी ठप्पा मारने की हिमाकत कैसी कर डाली। गाड़ी पे आओ और हमें गाली आली देने लगो आएगी। हाँ, किस मामले को लेकर? वोटने की वजह से कि तूने वोट साइकिल में क्यों नहीं दी आए, तूने फूल में क्यों दिया है, बस। और इतने हमको सब गालियाँ सब दे के और फैर कर दी 2-3 फैरे करी और एक हमारे पास आए के उसने हमारे गोली मारने के लिए तोले हमारी आ गई घरवाली, तो हमारी घरवाली ने हमको धक्का दिया और उसके पैर में। समाजवादी गुंडई की गर्मी ऐसी कि घर में घुसकर गोली मारने के बाद भी आरोपियों की हनक नहीं उतरी। पीड़ित परिवार के मुताबिक बालक राम को रिंकू यादव और उसके 2 साथियों ने गाड़ी में अगवा कर जमकर पीटा और फिर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। भाजपा पे वोट जा कह रहे थे साइकिल में वोट दो, मेरे पापा ने ये बोली कि साइकिल में वोट नहीं देंगे, मैं कमल में वोट देंगे, इसलिए ये कह रहा था कि नहीं तुम्हें मार देंगे। भिटारा गांव में हुई सनसनी वारदात की खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर चलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी रिंकू यादव के घर योगी बुलडोजर पहुंच गया। नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और एक चुनाव जीतने से जब वह यह हाल कर रहे हैं कि एक परिवार जो सीधा साधा किसान परिवार लगता था, मैंने भी आप लोगों के माध्यम से देखा है, और उनको निशाना बनाया गया। इस प्रकार की हरकत पर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए। मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने वालों को डराने की ये शातिर खेल पर सियासी हंगामा मच गया है। वही समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक इस वारदात पर मुंह नहीं खोला है। दुर्भाग्यपूर्ण है, समाजवादी पार्टी को जब भी कभी छोटी सी भी राजनीतिक संजीवनी मिलती है
उनके समर्थक इसी तरह से उद्दंडता करते हैं। योगी मॉडल सबका साथ सबका विकास और समाज में न्याय का एक प्रतीक है। हम और आप चैन से रात को 2 बजे भी माताएं बहनें शादी विवाहों से जेवर गहने पहन के रात को 2 बजे भी घर पहुंच पा रहे हैं, इसके मूल में योगी मॉडल है। रिंकू यादव समेत तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। इधर समाजवादी विचारधारा के डीएनए में घुली गुंडई पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक जीत के बाद ही समाजवादी समर्थक गर्मी में शिमला बनाने के सीएम योगी के अल्टीमेटम को भूल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, मैनपुरी गोलीकांड पर एक और सियासी होहल्ला मचा है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप्पी साध रखी है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या मैनपुरी में समाजवादी गुंडई को अखिलेश का सीधा समर्थन है। सवाल ये भी है कि जब योगी राज में गुंडे बदमाश खुद थाने में जाकर जुर्म नहीं करने की कस्में खाते नजर आते हैं, तो मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने वालों पर गोली चलाने की हिमाकत को आखिर किसकी शय है। मैनपुरी में गोली मारने की वारदात इकलौती नहीं है। इससे पहले भी साइकिल को वोट नहीं देने वालों को समाजवादी गुंडे निशाना बना चुके हैं। अगर हम लोग गुंडई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा। हम लोग 15 में से 16 सीट पाएंगे, पंचायत अध्यक्ष भी पाएंगे और 6 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। गुंडई क्या होती है ये हम लोग आने वाले वक्त में इन्हें बताएंगे। मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं पर जानलेवा हमले की शह कहां से मिलती है, ये समझाने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश यादव का ये बयान मुफीद है। समाजवादी नेताओं के ऐसे बयानों की भरमार सोशल मीडिया पर है। यूपी चुनाव से लेकर पिछले 9 महीने में सत्ता की समाजवादी हसरतें एक एक कर चकनाचूर होती रही। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत उसके बीच मरहम बनकर आया, तो समाजवादी समर्थकों ने इसे सियासी गुबार निकालने का मौका बना डाला। वो सीधा आया, गोली चलाने लगा, ये कह रहा है कि भाजपा में वोट क्यों दिया है। कौन आया था? रिंकू यादव। वो कह रहा है तो मोदी को वोट क्यों दिया, अखिलेश को क्यों नहीं दिया है। इस बात को लेके गोली चलाई? इस बात पे ही गोली चला रहा है। तो इसमें तुम्हारी मम्मी को गोली लग गई थी? वो पापा को मार रहा था, वो मम्मी एकदम भज के गिर पड़ी है, तो मम्मी की मार दी उसने। फिर पापा की पकड़ करके ले गया यहाँ से, वो उसको गाड़ी में डाल लिया पापा को। वो वहाँ पे देवीगंज, फिर यहाँ के लोग वहाँ गए, तब उनने छुड़ा के ला के। मैनपुरी की वारदात एक बार फिर जनता के मन में अलार्म बजा रही है। सवाल उठ रहा है कि इतने झटकों के बाद भी समाजवादी पार्टी आखिर अपना चाल चरित्र चेहरा बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैनपुरी के भिटारा में बीजेपी के बालकराम को चुनावी नतीजों के बाद निशाना बनाया गया, लेकिन अखिलेश का संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ में हुए उपचुनाव की तस्वीर याद कर लीजिए। समाजवादी कार्यकर्ताओं को वो वीडियो याद कर लीजिए जिसमें वो साइकिल को वोट नहीं देने पर दाढ़ी काटने की धमकी देते वायरल हुए थे। आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली पर भी खुलेआम हमला बोला था। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी और गुंडई एक दूसरे के पर्याय हैं। ये इनकी वंशावली ऐसी है भैया, ऊपर से शुरू करोगे तो नीचे तक। अभी मेरे से समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा हल्का शब्द इस्तेमाल कर दिया। समाजवादी और गुंडा ये तो पर्यायवाची है, एक ही शब्द के 2 मतलब है। समाजवादी कार्यकर्ता हो और गुंडा ना हो, ये संभव ही नहीं है। ऐसे में मैनपुरी गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो जनता के बीच जो संदेश जाएगा वो यकीनन समाजवादी सियासत और विरासत दोनों के लिए झटकेदार साबित होगा। नई हवा है, नई सपा का चुनावी नारा देने वाले अखिलेश क्या ये सियासी जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? ये फैसला उनको करना है। मैनपुरी से दीपक कटारिया के साथ टाइम्स नाउ, नवभारत। खबर की बात करते हैं। बिहार के सीवान में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम धर्म छिपाकर शादी करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। आरोपित का नाम समीर खन्ना बताया था। सीवान के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीवान के कोचिंग सेंटर में दोस्ती हुई। दोनों ने साल 2017 में कोर्ट मैरिज की थी। देखिए, 2017 में कोर्ट मैरिज की थी, और जब कोर्ट मैरिज की थी, जब मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, तो नाम बताया गया था समीर खन्ना। लेकिन समीर खन्ना कोई और निकला, और अब पता चला कि नाम बदलकर धोखा देके शादी की गई।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वॉर जोन में इस वक्त जो बड़ी खबर है और जिससे खलबली मची हुई है यूक्रेन में, वो ये है कि यूक्रेन को सबसे बड़ा डर सताने लगा है। और डर इस बात का कि जो हथियार उसके पास हैं वो ठंड में काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद यूक्रेन का क्या होगा और रूस कौन सा वो अटैक करेगा जिसकी वजह से 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ वो 2022 में ही खत्म हो सकता है। इस पर ही सबसे पहली रिपोर्ट वॉर जोन से आपको दिखाते हैं। न अमेरिका का हाइमर्स काम आएगा, न जेलेंस्की की जुगाड़ चल पाएगी। पुतिन ने महाजंग में ऐसी चाल चली है जिसके आगे यूक्रेन के होश फाख्ता हो जाएंगे। जिन हथियारों से यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूसी ठिकानों पर स्ट्राइक की है, अब वो सफेद हाथी साबित होने वाले हैं। मैं इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हूं और इस ठंड, हड्डी गला देने वाले और खून जमा देने वाली ठंड के बीच यूक्रेन को सबसे बड़ा डर यह सताने लगा है कि अब तक जिन हथियारों के दम पर वो रूस का सामना कर रहा था, वो हथियार अब काम करना बंद कर देंगे। दरअसल जो हथियार अभी तक यूक्रेन को नेटो या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से मिल रहे थे, वो हथियार अब ठंड के मौसम में काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसको लेकर चिंता यूक्रेन की बढ़ी हुई है। और आने वाले दिनों में क्या न्यूक्लियर अटैक होगा या फिर कोई बड़ा धमाका पुतिन की तरफ से किया जाएगा, ये पुतिन का प्लान ही तय करेगा। अमेरिका का हाइमर्स जेलेंस्की की हार की स्क्रिप्ट लिख सकता है। जिस हाइमर्स की दम पर नाटो देश रूस को हराने का दम भर रहे थे, उसका काट रूस ने निकाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस को ऐसा सॉफ्टवेयर मिल गया है जो हाइमर्स को ध्वस्त कर देगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेनी रॉकेट को पलक झपकते ही मार गिराया जा सकेगा। इसके लिए रूस ने खास ड्रोन और सैटेलाइट भी हाइमर्स को ट्रैक करने के लिए लगा दिए हैं। टुपोलोव एयरक्राफ्ट भी रडार के जरिए हाइमर्स पर नजर रख रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने भरोसेमंद रॉकेट लॉन्चर टॉर्नेडो एस को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसमें से निकलने वाले अनगिनत रॉकेट 20 सेकंड के भीतर हाइमर्स को राख कर देंगे। रूस को भरोसा है कि टॉर्नेडो एस की फायरिंग रेंज 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे वाले हाइमर्स पर भारी पड़ेगी। Нашими подразделениями на сегодняшний день сбито более 50 целей, в том числе работы по натовским вооружениям «Химарсу». Если мы будем говорить, что на начальном этапе мы не понимали, что это такое, то сейчас уже свободно работаем по работе по «Химарсу». यूक्रेन को अमेरिका से 20 हिमार सिस्टम मिले और इन्हीं हिमार सिस्टम के दम पर खेरसोन में रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करने से लेकर रूस को पीछे धकेलने तक में यूक्रेन को कामयाबी मिली। यही नहीं, मेल्टोपोल इलाके में रूसी ठिकानों पर जो हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया, वो बताया जाता है कि इसी हिमार सिस्टम से किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ठंड के इस मौसम में अब ऐसा क्या होने वाला है कि यूक्रेन को मिले ये हिमार सिस्टम अब काम करना बंद कर देंगे। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि उसे पुतिन के गुस्से का सामना करने के लिए कुछ और हथियार चाहिए, और इस बार उसे ऐसे हथियार की जरूरत है जो भीषण सर्दियों में भी काम कर सके।
क्योंकि हाइमर्स आने वाले वक्त में बेकार हो जाएगा। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 4 हाइमर्स ध्वस्त कर दिए हैं, जिनमें से एक हाइमर्स की तकनीकी पर उसके वैज्ञानिकों ने काम किया और ये जानने की कोशिश की कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। रूस के मुताबिक जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, यूक्रेन में पारा -20 डिग्री के नीचे लुढ़कता जाएगा, तो हाइमर्स काम करना बंद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक -20 डिग्री में हाइमर्स रॉकेट उगलना बंद कर देगा। फिर ये जंग के मैदान में यूक्रेन के लिए सफेद हाथी साबित होगा। रूस ने इसके लिए खास तौर पर सिटिंग डक शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का न हो। यही वजह है कि अमेरिका कुछ और हाइमर्स यूक्रेन को देने वाला था, जिसे अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यूक्रेन की चिंता इतनी भर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि जो हाइमर्स उसके पास मौजूद हैं, चोरी छिपे उसकी मारक क्षमता बढ़ाना भी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्चर अब यूक्रेन को दिया गया तब इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी, मगर बाद में इसे बढ़ाकर 320 किलोमीटर से भी ज्यादा कर दिया गया। ये मॉडिफिकेशन कितने हाइमर्स में किया गया ये तो क्लियर नहीं है, मगर रूस का दावा है कि मारक दूरी बढ़ाने के बाद यूक्रेन के पास मौजूद कई हाइमर्स अटैक नहीं कर पा रहे हैं। जिस रॉकेट लॉन्चर में मिसाइल तक फिट हो रही थी, वो यूक्रेन की सर्दियों में गल जाएगा। ये सोचकर ही यूक्रेन टेंशन में है। वो अपना दर्द खुलकर नहीं बता पा रहा, मगर नाटो से कई और हथियारों की डिमांड कर दी है। बर्फीले मौसम में जारी इस जंग के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि जो जंग वो रूस से लड़ रहा है वो सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं है, बल्कि ये नेटो देश और पश्चिमी देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन देशों को यूक्रेन की मदद करनी ही पड़ेगी और ऐसे हथियार यूक्रेन को सौंप नहीं होंगे जो इस ठंड के मौसम में भी कारगर साबित हों और रूस के खिलाफ जंग के मैदान में जमकर खड़े हों। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने नाटो देशों से हाइमर्स न मंगाकर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर मौसम और हर जगह कारगर है। We all can see and we feel it here in Ukraine that Putin will continue his rocket missile terror. And we need, first of all, anti-aircraft and anti-air missiles equipment to protect our sky, to protect our civilian infrastructure, to protect our people. So this is the #1 priority for us, to have this anti-aircraft protection and protect our sky. यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस नहीं मिलने वाला ये तो तय है, मगर यूरोप दो फाड़ हो जाएगा ये भी क्लियर हो गया है। जर्मनी ने पोलैंड में एक पैट्रियट को तैनात करने का फैसला किया है। इसकी बैटरी को ऑपरेट करने के लिए नाटो के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। यानी जरूरत यूक्रेन को थी, मगर वो पोलैंड को थमा दिया गया, और वो भी तब जब पोलैंड ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ये मिसाइल सिस्टम इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों के पास है। इनमें से अमेरिका और जर्मनी नाटो के मेंबर हैं, मगर दोनों ही मुल्क यूक्रेन को इसे सौंपे जाने से साफ इनकार कर चुके हैं। दलील ये दी गई, अगर ऐसा किया गया तो रूस किसी को नहीं छोड़ेगा और पुतिन नाटो देशों पर चुन चुन कर हमला करेंगे। रूस अपने इस प्लान पर 2 कदम आगे बढ़ गया है, जबकि यूक्रेन हथियार छोड़कर मैदान से भागने को मजबूर है।
रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर यह भी है कि रूस लगातार जंग के बीच ही अपने तमाम हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और यही वजह है कि ग्राद को अपग्रेड करने के बाद रूस की तरफ से जो अटैक किया गया उसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सोवियत के जमाने के इस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर के 100 देश करते हैं। इसके अलावा 1999 में करगिल युद्ध में भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया था और इसी के इस्तेमाल के जरिए ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। अब इसका इस्तेमाल रूस की तरफ से सबसे ज्यादा किया जा रहा है और ये जंग के मैदान में आग उगलने वाली मशीन बन गई है। एक तरफ जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पुतिन हार के डर से परमाणु हमला कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों की डिमांड की जा रही है। ये दो तरह की बातें बताती हैं कि यूक्रेन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। पुतिन जेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे मगर यूक्रेन को नक्शे से साफ कर देंगे। बर्फबारी, चिलचिलाती ठंड और आग उगलते बारूद के वॉर जोन से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन यूक्रेन से वॉर जोन की हर बड़ी खबर और तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। तो अभी आपने सीधे वॉर जोन से स्पेशल रिपोर्ट देखी। अब आपको युद्ध से जुड़ी ही एक बड़ी खबर बताते हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और एक तरफ उसका बारूदी खजाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो दूसरी तरफ मौसम की मार से यूक्रेन परेशान। इन मुसीबतों से निपटने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के अमीर देशों के ग्रुप G7 से मदद की गुहार लगाई। जेलेंस्की ने G7 देशों से नेचुरल गैस की मांग की है, साथ ही हथियार और गोला बारूद की मांग भी की गई है। रूस के सामने जंग में हथियार न डालने की जिद पर अड़े जेलेंस्की ने अब G7 देशों के सामने भी गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि G7 के देश उन्हें ज्यादा गैस और हथियार दें ताकि आने वाले मौसम में वो अपने नागरिकों के रहने सहने की व्यवस्था के साथ साथ रूस पर किए जा रहे उनकी तरफ से पलटवार में भी धार दे सकें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यही नहीं, जेलेंस्की की तरफ से G7 देशों को कहा गया है कि 2 बिलियन मीट्रिक मीटर्स गैस उन्हें अधिक सप्लाई की जाए और साथ ही साथ टैंक, आर्टिलरी और हथियार उन्हें ज्यादा दिए जाए ताकि रूस के खिलाफ इस जंग में वो खड़े रह सकें और रूस से लोहा ले सकें। तो क्या रूस के ताबड़तोड़ और चौतरफा हमलों से राष्ट्रपति जेलेंस्की डर गए हैं? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेलेंस्की ने अब दुनिया भर के देशों को शांति सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की के एक बयान ने सबको हैरान कर दिया है। जेलेंस्की ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि आने वाले वक्त में दुनिया भर के देश मिलकर विश्व शांति के लिए एक सम्मेलन आयोजित करें। सवाल इसलिए उठा है जेलेंस्की के बयान पर क्योंकि जेलेंस्की वही व्यक्ति हैं जो अभी तक रूस के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी शर्त पर वो इस युद्ध में खत्म होने वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेलेंस्की को इस बात का अंदाजा हो गया है कि आने वाले वक्त में इस युद्ध में टिके रह पाना और रूस के खिलाफ जंग लड़ना बेहद मुश्किल उनके लिए होने वाला है। और साथ ही साथ सवाल यह भी कि क्या अब जेलेंस्की को यह अंदाजा हो गया है कि वो बलि का बकरा बन रहे हैं और पश्चिमी देश उसके सहारे अब रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश भारद्वाज के साथ वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नवभारत।